नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। वक्फ बिल, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका। बता चुकी हूं, राहुल गांधी संसद में मौजूद नहीं थे। बहस के दौरान सिर्फ वोट करने आए। प्रियंका गांधी तो वोट करने भी नहीं आई, पार्टी का व्हिप जारी होने के बावजूद। लेकिन आज खबर इससे आगे की है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस बिल को हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में। ये पहले से पता था कि कोर्ट में बिल चैलेंज किया जाएगा, इसीलिए मुझे सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इस बात की घोषणा किसने की? इस बात की घोषणा की जयराम रमेश ने। जयराम रमेश जो महासचिव है कांग्रेस के, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और राहुल गांधी उन्हीं के कहने पर चलते हैं इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाएंगे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। और इसके बाद जो कोर्ट में चली भी गई कांग्रेस पार्टी और गए हैं मोहम्मद जावेद है जो बिहार से हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने कोर्ट में इस बिल को चुनौती दे दी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी कोर्ट चले गए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो जो है वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए वक्त मांगा है। राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता जब सबसे अच्छा मंच था उस पर नहीं बोले, कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कोर्ट चले गए। अब ये बात समझ से परे है कि भाई या तो आप तय करिए ना कि अगर आपको इतना ही दर्द है तो आप कोर्ट जा रहे हैं तो आपको सदन में भी बोलना चाहिए था, और फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली मुकदमा दायर करिए ना। अपनी पार्टी के एक नेता के जरिए क्यों मुकदमा दायर करवा रहे हैं? लेकिन वही हुआ, असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे। दरअसल इन लोगों के स्टेक लगे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का समझ लीजिए जो घर का कई हिस्सा है, जहां उनका स्विमिंग पूल बना हुआ है, कहा जाता है वो वक्फ की जमीन पर है। और उनकी जो ज्यादातर दुकानदारी चल रही ना, वो वक्फ के पैसों से ही चल रही है। उस बोर्ड का पैसा ही उनके पास मोटा आता, इसीलिए उनकी दुकानदारी चल रही है। तो उनका परेशान होना लाजमी है। लेकिन सोचिए कांग्रेस पार्टी ने कितनी फुर्ती दिखाई कि कांग्रेस पार्टी तुरंत पहुंच गई कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में चाहे कोई भी जाए, लेकिन ये समझ लीजिए वहां कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी हो और एक व्यक्ति और है अमानतुल्लाह खान, जो कि दिल्ली से विधायक चुने गए हैं इस बार फिर से, और वो भी पहुंच गए हैं कोर्ट। उन्होंने भी मामला दायर कर दिया है। तो 3 याचिकाएं कोर्ट में पहुंच चुकी हैं इससे जुड़ी हुई। क्यों पहुंचती हैं, कोर्ट को क्या अधिकार है, इन सब पर बात करूंगी। लेकिन ये समझ लीजिए, ये जो बिल है, कोर्ट हालांकि क्या फैसला देगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूं क्योंकि फैक्ट्स के आधार पर आप एनालाइज करते हो। कोर्ट में जाने के बावजूद भी राहुल गांधी को हार ही मिलेगी, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में मिली। ये बिल कानून बनेगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद और उसके बाद लागू हो जाएगा। आधार क्या है? दरअसल क्या संसद में बने कानून की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है? 2 बड़े सवाल इससे जुड़े हैं। और दूसरा है, क्या कोर्ट संसद के कानून को रद्द कर सकती है? तो इन 2 सवालों के जवाब अगर आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होगा इसमें। दरअसल क्या होता है, समीक्षा कर सकती है सिर्फ इतना कि वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है। इतना अधिकार होता है कोर्ट को। अगर कोई कानून बना तो चैलेंज किया जाता है, तो कोर्ट सिर्फ इतना देखती है। लेकिन कोर्ट की भूमिका भी क्या है, कोर्ट भी कैसे खुद को सबसे ऊपर समझती है, इस पर भी बात करूंगी क्योंकि इस पर बात करना बहुत जरूरी है। कोर्ट पूरी तरह से संसद के कामों में एक तरह से दखल दे रही है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन जब अपना मामला आता है, जस्टिस वर्मा का मामला आता है, तो कोर्ट चुप हो जाती है, तो कोई कार्रवाई नहीं करती। तो इंसाफ की याद इनको नहीं आती। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि क्या कोर्ट में यह मामला टिक पाएगा। संशोधन करने की शक्ति, अगर कानून में कुछ खामी है, कोई ऐसी चीज है, तो आपको पता ही है संसद संशोधन कर सकती है, उसका अधिकार उसके पास है। आमतौर पर क्या होता है, ज्यादातर कोई कानून जो संविधान जो के अनुरूप जो बना होता है, ज्यादातर कानून कोर्ट में समझ लीजिए मामला जाने से पहले क्या होता है, संसद में कानून जो बनता है ना, वो संविधान के अनुरूप ही होता है। कोई भी सरकार ये हिमाकत कर ही नहीं सकती कि वो संविधान के खिलाफ कानून बनाते, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, उसके लूप होल का फायदा उठाकर किस तरह से कोर्ट अपनी मनमानी करती है, इसका जिक्र भी जरूर करूंगी, इसलिए इस सिरे को पकड़ कर रखिएगा। दरअसल जो वक्फ बिल है, इनको किन आधार पे चुनौती दी जा रही, क्यों मैं कह रही हूं कि मुंह के बल गिरेंगे राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को लेकर, और क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले राष्ट्रपति से मिल रही है, पहले नहीं जा रही, क्यों सांकेतिक काम कर रही है, इन जवाब से आपको मिल जाएगा। किन आधार पर चुनौती दे सकती है? अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, अगर ये हो रहा है तो आप चुनौती दे सकते हैं कानून को जो सरकार ने बनाया है।
अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन का उल्लंघन, यानी उनका जो प्रशासन है उसमें कुछ उल्लंघन हो रहा। अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा का उल्लंघन। और ये जो कानून बना है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन इसलिए नहीं है क्योंकि ये कानून तो जो वक्फ एक्ट बनाए तो संसद ने बनाया। अगर ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है तो ये तभी हो गया था जब संसद ने इसमें कानून बनाया था। ये तो उल्लंघन तभी हो गया। कैसे संसद ने कानून बना दिया? क्यों तब ये मौलवी मुल्ला खड़े नहीं हुए कहने के लिए कि भाई आप कानून नहीं बना सकते, आपको अधिकार नहीं है हमारे धर्म का? ना 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 ना, जब आप कानून बना रहे थे तो हमारे धर्म का मामला नहीं था, हमें सब अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि आपने तो हमें इतना अधिकार दे दिया 2013 में कि इस जमीन पे हम उंगली रख दें हमारी है तो भाई हमारी है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो हम बड़े खुश थे। लेकिन अब हम पे लगाम लगाई जा रही है तो फिर हमें तो बुरा लगेगा, तो हम कहेंगे ना ना, अब जो आप कर रहे हैं ना ये दरअसल आप हमारे धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हैं जी, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाई, और कुछ लोग क्या घटिया दलील दे रहे हैं, उनको सुनना चाहिए। क्या कहते हैं कि ये हमारे मस्जिद छीन लेंगे, हमारी दरगाहें छीन लेंगे, मदरसे। अरे भैया, मस्जिद को जो संचालित करती मस्जिद कमेटी करती है ना, वक्फ बोर्ड का क्या उसमें रोल है? आप मंदिर से कंपेयर कर रहे हैं, मंदिर में तो सरकार होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड मस्जिद कमेटी नहीं है। मस्जिद कमेटी मस्जिद चलाती है, वक्फ बोर्ड मस्जिद नहीं चलाता है। ना सरकार जा रही मस्जिद कमेटी में बैठने के लिए, और अगर कल को लगेगा तो बैठना भी चाहिए। जब मंदिर की कमेटी में बैठे तो मस्जिद कमेटी में क्यों ना बैठे? हिंदू ही पागल बैठे हैं क्या इस देश में खाली? लेकिन नहीं, इस देश में तो ऐसा सही भी हो तो भी गलत लगता है। इसलिए ये 3 आधार मैं आपको बता रही हूं, इस वजह से ये कानून गिरेगा मुंह के बल। कानून सरवाइव करेगा, जो लोग जा रहे हैं कोर्ट में वो गिरेंगे मुंह के बल। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 13 है जो सुप्रीम कोर्ट को कुछ शक्तियां देता है। ये क्या है? यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। ऐसे में संसद के अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी पारित कानून को रद्द करने का अधिकार नहीं होता है। संविधान के जरिए स्थापित संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास केवल विशेष विधि और न्याय अधिकार होते हैं जो उन्हें किसी कानून को रद्द करने का अधिकार देता है। लेकिन यह ध्यान रखिए, बॉटम लाइन, अगर संविधान के अनुरूप नहीं है, जो कि इस कानून में कुछ ऐसा नहीं है। क्या संसद के पास असीमित शक्तियां होती हैं? देखिए, कानून बनाने की शक्ति संसद के पास ही है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि संसद में ही बैठते हैं। जनता ने उनको चुना है, उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है। हर 5 साल में वो जनता के बीच जाएंगे, जनता उनको चुनती है या बाहर कर देती है। जजों को कौन चुनता है? खुद जज को चुनते हैं, आके बैठ जाएंगे और वो बताएंगे कि सबसे बड़े इस देश में जो खैरख्वाह हैं न्याय के वो हैं, जो सबसे बड़े झंडा बरदार हैं वो हैं। किस आधार पर ये बात होती है? जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस है उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट को ये बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप एक नजीर तो सेट करिए। आप केस होगा जज के खिलाफ तो आप होने नहीं देते हैं। खैर, विषयांतर हो जाएगा, इसलिए अभी विषय पर ही रहती हूं, क्योंकि कोर्ट के लिए तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। दरअसल है क्या, संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है, पूरा अधिकार है, और उसी का अधिकार है। और एक चीज और है, संसद को डायरेक्ट नहीं कर सकती कोर्ट कि आप इस मामले में कानून बनाइए। अभी हाल का कुछ दिन पहले का कोई मैटर था, वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम किस विषय पे कानून बनाएं, किस पे नहीं बनाएं, कब बनाएं, कब नहीं बनाएं। ये संसद का विशेषाधिकार है कि वो किस विषय में कानून बनाए, किस में बदलाव करे, कब नहीं करे, ये उसका अपना अधिकार है। तो संसद के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। जो अनुच्छेद संविधान का 368/1 संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़कर, बदलकर या हटाकर संशोधन करने की शक्ति है। अच्छा, 1973 का केशवानंद भारती जो केस है, इसका जिक्र हमेशा होता है। इसमें यह कहा गया कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर जब चर्चा हुई तो कहा गया मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, बुनियादी संरचना में बदलाव नहीं हो सकता। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान को संशोधित करने या समाप्त करने का अधिकार नहीं है। कानून के तहत व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा इन सिद्धांतों का अभिन्न अंग है। लेकिन आपको पता है, इसका जो हमारे संविधान की जो आत्मा है, वो प्रस्तावना है उसकी, वो चेंज कर दिया गया था इमरजेंसी के टाइम पे। कोर्ट सोता रहा। अभी कुछ दिन पहले एक याचिका गई तो कोर्ट ने कहा पुराना मामला हो गया है। अब आपको याद नहीं आया कि मूल और प्रस्तावना तो बदली ही नहीं जा सकती।
वो तो बदली ही नहीं जा सकती उसमें। और आप कह रहे नहीं पुराना हो गया, उसमें सुनवाई नहीं हो, क्यों नहीं होगी भाई? उसमें सेक्युलर शब्द जोड़ दिया गया जो हमारे संविधान में नहीं था, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया जो हमारे संविधान में नहीं था। ये सब कुछ इंदिरा गांधी ने कब जोड़ा? जब देश में आपातकाल लागू था। उस दौरान जो लागू किया गया वो कोर्ट हटाने को राजी नहीं। कोर्ट का आपको डबल स्टैंडर्ड आपको बताऊंगी, खबर पूरी सुनिए, आपको काफी दिमाग के जाले खुलेंगे, आपको भी समझ में आएगा कि कोर्ट किस तरह से दोहरी तरह से व्यवहार करता है। तब कोर्ट को नहीं दिखा। कानून बनाना संसद की संप्रभुता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 मैंने एक जिक्र किया था ना, एक मामले में कहा था कि कानून बनाना संसद, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हम कुछ नहीं बता सकते हैं उसको। अच्छा, सीजेआई जब उस वक्त चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कहा था कि कई ऐसे मामले होते हैं लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र को इस तरह का विकल्प देकर आगे बढ़ाया जाए, उसे नहीं करने दिया जा सकता। अब कौन कौन से आधार हो सकते हैं जिन आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है? संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता, मैंने आपको बताया 26 और 29-30 का अगर उल्लंघन करता हो तो। अब सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को परखेगा। अनुच्छेद 370, आपको कई फैसले आपको बताती हूं कौन कौन से मामले हैं जो पहुंचे थे कोर्ट में। आपको याद होगा अनुच्छेद 370 का मामला, यह मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने सुनवाई की, उसके बाद इसको रद्द कर दिया। पहले आपको मामले बता देती हूं, फिर कोर्ट का दोहरा व्यवहार जो मैं कहती हूं वो बताऊंगी। चुनावी बॉन्ड का मामला सरकार ने बनाया था, अच्छी व्यवस्था थी, पारदर्शी व्यवस्था थी, कम से कम जो अभी व्यवस्था उससे तो कहीं बेहतर व्यवस्था थी, कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके अलावा आपको याद होगा जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ये लोग गए थे, जो विपक्षी होते हैं ये लोग, कुछ इनके एनजीओ भी है, ये लोग गए थे, तो कोर्ट ने उसमें कहा कि भाई देखिए आप 3 सदस्यों की कमेटी बनाइए, ऐसे नहीं हो सकता। इससे पहले एक ही व्यक्ति नियुक्त करता था, तब तक ठीक था, इतने सालों से यही हो रहा था, प्रधानमंत्री रिकमेंड करता था, राष्ट्रपति मोहर लगाता था, बन जाते थे चुनाव आयुक्त। उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो नियुक्ति की फाइल है ना चुनाव आयुक्त की, वो फाइल हमें भेजिए, हम देखेंगे कि प्रोसेस ठीक है या नहीं। कौन होता है कोर्ट? आप जजों की नियुक्ति करते हैं, आपका प्रोसेस देखने के लिए कोई आता है? किसी को दिखाते हैं आप तो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी नहीं जारी करते, वो भी नहीं दिखाते किसी को, वो भी नहीं बताते किसी को। आप उसमें आएंगे लेकिन आपको कोई नहीं कुछ कह सकता है। कई ऐसे मामले हैं जो इस तरह से हुए हैं। चुनावी बॉन्ड का हो, अनुच्छेद 370 का मामला था, भाई क्यों सुना आपने? अब ये मामला कोर्ट में गया है, क्यों कोर्ट हर मामले को सुने? संसद ने कानून बनाया है ना, संविधान के अंतर्गत कानून, और ये कानून में संशोधन है, ये कानून बना भी नहीं, संशोधन है, तो क्या जरूरी है हर ऐसे कानून की सुनवाई कोर्ट में हो? ये नया ट्रेंड चल गया है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। विपक्ष को तो कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता, हर मामले को लेकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं। यानी आप पहले लोकसभा में पास कराइए, फिर राज्यसभा में पास कराइए, फिर एक नया सदन बन गया है सुप्रीम कोर्ट में पास कराइए, उसके बाद आपका बिल पारित होगा, नहीं तो वो लटक जाएगा। सीएए को लेके ये लोग गए थे कोर्ट में, किस मामले को लेके नहीं जाते हैं? कोर्ट क्यों सुनता है इन याचिकाओं को? कोर्ट को नहीं दिखता जो लाखों करोड़ों मुकदमे पड़े हुए हैं कोर्ट में, उनका हल निकाल ले। सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग है, उन पे सुनवाई कर ले। ना 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 ना, इसमें घुसेंगे ये। जस्टिस वर्मा में क्या किया ये नहीं बताएंगे, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डंडा चलाएंगे। चलाइए भाई, लेकिन सच तो सच है ना, सच थोड़ी छुपेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये समझ लीजिए कि चाहे कोई भी जाए, ये कानून सस्टेन करेगा, ये कानून रहेगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं तो कहूंगी कोर्ट के लिए कि कोर्ट को हर एक मामला नहीं सुनना चाहिए, उसे कहना चाहिए भाई आप जाइए, संसद का काम है संशोधन करना, उसने कर दिया, उसका अधिकार क्षेत्र, आप क्यों जबरदस्ती आ रहे हैं? लेकिन सुनेगा कोर्ट। अब आप देखिएगा, फिर इसमें माहौल बनेगा। ये सब कुछ होता है इस देश में, और ये चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि इन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति की आदत है। 370 हटे तो प्रॉब्लम, सीए आए तो प्रॉब्लम, अब वक्फ बिल में संशोधन हुआ तो प्रॉब्लम, हर चीज चुनाव आयुक्त हो तो हर चीज में प्रॉब्लम है इन लोगों को, और कोर्ट वेल्ला बैठा है हर चीज सुनने के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी एक बात समझ लीजिए, आप तो सामने नहीं आए, पीछे बैठे हैं। वो होता है ना, एक कोई शेर है, चिलमन में बैठे हैं मुंह छुपा के, दिखते भी नहीं और छुपते भी नहीं। राहुल गांधी का वही वाला हाल है, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं भूल रही हूँ। आप में से किसी को याद हो तो लिखिएगा कमेंट में, बताइएगा क्या है। वही हाल है राहुल गांधी का। कांग्रेस पार्टी खिलाफत भी करना चाहती, लेकिन राहुल गांधी को छुपाना चाहती, या कहीं डरना हो कि राहुल गांधी पता नहीं अल्लाह बल्ला क्या बोल दें भैया, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, फिर समेटना रायता मुश्किल हो जाए। तो कांग्रेस वाले कहेंगे भाई आप माफ़ करिए राहुल जी, आप तो बैठ जाओ, मत करो, पता लगा रायता ही फिर समेटते रह गए हम, कुछ भी बोल जाएंगे वो, कुछ भी।
वो थोड़ी जो हमारा मन है वो बोलेंगे, बताइए आप क्या करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी, आप कितना भी कोर्ट जाइए, कुछ नहीं होने वाला। और जो हुआ है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बिल्कुल ठीक हुआ है, कानून बनना चाहिए, लागू होना चाहिए, कम से कम कुछ कदम तो हम आगे बढ़े। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।